हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपकी जो क्लास चल रही है सीटेट फर्स्ट पेपर, यानी कि क्लास 1 to 5 क्लास की आपकी क्लास चल रही है पर्यावरण अध्ययन, ठीक है, जो कि आपको सीटेट का जो आपका पेपर हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, आपको इस प्रकार से आपको मिल जाएगा पर्यावरण शिक्षा एवं उसका महत्व उद्देश्य, ठीक है। कल की क्लास में मैंने आपको पर्यावरण की शिक्षा, उसका महत्व और उद्देश्य के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। आज की क्लास में फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, दिया गया है जीव जंतु के गर्भकाल का समय। ये कौन से जीव जंतु के गर्भकाल का समय कितना वर्ष और कितना दिन होता है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपको जानना जरूरी है। इस प्रकार से आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हाथी का जो है गर्भकाल कितने दिन का होता है, तो 624 दिनों का होता है, ठीक है, लगभग 2 वर्ष के आसपास, ठीक है। कितना होता है हाथी का जो है गर्भकाल का समय कितना होता है, 624 दिन का। घोड़े का जो है गर्भकाल का दिन कितना होता है, तो वो होता है फ्रेंड्स 330 दिन का। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे बाघ का। बाघ का जो है, बाघ जंतु है, ठीक है, बाघ एक एनिमल है, उसका गर्भकाल का जो टाइम होता है कितना होता है, तो 155 दिन, ठीक है। गर्भावस्था का टाइम पीरियड हमें मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कुत्ता का। तो कुत्ते का फ्रेंड्स कितने दिन का होता है, तो कुत्ते का जो होता है गर्भकाल 63 दिन का होता है, ठीक है, 2 महीने 3 दिन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है भैंस का। भैंस का जो फ्रेंड्स होता है वो 300 दिन का होता है, ठीक है। कितने दिनों का होता है, 300 दिनों का होता है। इसके बाद हम चूहा का बात करेंगे। चूहा जो है फ्रेंड्स, चूहा का गर्भकाल जो है वो 21 दिनों का होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका गिलहरी। गिलहरी का जो फ्रेंड्स गर्भकाल होता है वो होता है 40 दिन का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे चीता। चीता का गर्भकाल 95 दिन का होता है। ऊँट का जो गर्भकाल है वो फ्रेंड्स 400 दिनों का होता है, ठीक है। कितने दिनों को होता है, 400 दिनों का। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो गर्भकाल का समय होता है हाथी होता है, हाथी के बाद जो है ऊँट का होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम गाय की बात करेंगे। तो गाय का जो है 284 दिन होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे बकरी। बकरी जो है इसके गर्भकाल का जो समय होता है वो 150 दिन का होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे सुअर का। सुअर के जो गर्भकाल का समय है वो कितना होता है, 114 दिन का होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है गधा का, शेर का और बिल्ली का, ठीक है। इस प्रकार से सभी का मैंने आपको गर्भकाल का दिन बता दिया कि कितने दिनों का कितने का गर्भकाल होता है। तो देखिए एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि जो आपकी सीटेट की जो आपकी सिलेबस था, ठीक है, सिलेबस मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया। अब मैं यहाँ पे आपको पैडागोजी पढ़ा रही हूँ। पैडागोजी जो है फ्रेंड्स, कल की क्लास में मैंने आपको पैडागोजी में बता दिया था पर्यावरण का अध्ययन सिद्धांत और उसका क्या क्या उद्देश्य है। पर्यावरण आप बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, उसका क्या क्या उद्देश्य है, किस प्रकार से बच्चों को पर्यावरण शिक्षण का महत्व क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। और विद्यार्थियों में कौशल को किस प्रकार से उद्घित करना चाहिए। आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी अधिगम के सिद्धांत क्या क्या, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग के बारे में आज की क्लास में आपको बताऊंगी। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने भी यहाँ पे मैं आपको जितना भी इन्फॉर्मेशन देती हूँ सभी आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अधिगम। तो देखिए यहाँ पे आप सभी के सामने आ गया अधिगम किसे कहते हैं। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का सीखना या अधिगम लर्निंग कहते हैं। यह एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो कि बालक अपने अनुभव एवं विभिन्न क्रियाकलापों के जरिए विभिन्न प्रकार के ज्ञान अर्जित करता है। इसके लिए वह अपनी आदत में परिवर्तन लाता है या अभ्यास करता है एवं प्रशिक्षण के जरिए किसी कार्य में निपुणता भी प्राप्त करता है, ठीक है। तो देखिए कोई भी ज्ञान अगर आप अर्जित कर रहे हैं तो वो आपका बेकार नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट कह रहा है अधिगम जो है वो कैसा होता है। अधिगम जो है वो जन्मजात नहीं होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अधिगम जो है वो जन्मजात नहीं होता है। यह क्या है, यह वंशानुक्रम की देन के रूप में उसे विरासत में नहीं प्राप्त होती है, बल्कि वातावरण में निहित कारकों के प्रभाव से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से उसके द्वारा स्वयं ही अर्जित किया जाता है। अधिगम यानी कि फ्रेंड्स अधिगम क्या है, लर्निंग है, ठीक है, जिसको जो है सीखना कहते हैं। सीखना जो है फ्रेंड्स ये आपके जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। सीखना जो है ये विकास का प्रतीक माना जाता है। सीखना जो है वो निरंतर चलता रहता है, ठीक है। धीरे यहाँ पे देखिए कह रहा है धीरे धीरे वह अपने वातावरण से समायोजित करने का प्रयत्न करता है और इस कार्य में उसे अपने माता पिता, भाई बहन और शिक्षक, मित्र इत्यादि का भी सहयोग, निर्देश एवं सलाह प्राप्त होता है। जैसे कि फ्रेंड्स आप देखते होंगे जो छोटा बच्चा है जब वो पैदा होता है तो क्या उसको किसी चीज़ का ज्ञान रहता है, तो वो कैसे किसी चीज़ का ज्ञान अर्जित करता है, अधिगम वो कैसे करता है, अपना जो है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कैसे लाता है। जो भी वो अपने अंदर अनुभव करता है वो और अपने वातावरण में, अपने घर में, अपने आसपास से जो भी सीखता है उसको क्या कहेंगे, अधिगम कहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है प्रारंभ में बच्चे को यह पता नहीं होता है कि जल हमारे लिए कितना उपयोगी है, इसलिए वो इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे वो क्या करता है, धीरे धीरे वह जल की उपयोगिता से परिचित होता है और इसके दुरुपयोग से बचने के लिए वह अपनी आदतों में सुधार करता है, ठीक है।
फिर कह रहा है कि प्रारंभ में बालक जो है यह नहीं समझता है कि गंदगी फैलाने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। जब उसे इसकी समझ हो जाती है तो वह गंदगी से बचता है और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकता है। अर्थात हम कह सकते हैं ज्ञान की प्राप्ति के बाद वह स्वयं ही स्वच्छता रहने की आदत विकसित कर लेता है। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे अधिगम को परिभाषित करने का कार्य जो है वह विभिन्न विद्वानों ने किया है, जिसमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी परिभाषाएं देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दी गई हैं। जैसे कि J.P. गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। इसके बाद जी मर्फी जो है इन्होंने कहा है कि इनके अनुसार सीखना जो है वो व्यवहार और दृष्टिकोण दोनों का परिमार्जन है। फिर वुडवर्थ ने अपनी एक परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि सीखना जो है विकास की एक प्रक्रिया है जो कि जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार फ्रेंड्स मैंने आपको अधिगम समझा दिया। अब मैं आपको अधिगम की विशेषताएं बताऊंगी, अधिगम के प्रकार बताऊंगी, अधिगम के नियम बताऊंगी। जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको अधिगम पढ़ा रही हूँ, ये आपका ज़रूरी नहीं है कि केवल मैं आपको जो है ईवीएस के लिए बता रही हूँ। ये आपको ईवीएस, सीडीपी सभी पेपर में आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये जो है आपका अधिगम वाला चैप्टर, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये फिर आपका ये जो है फ्रेंड्स आपका टेट, सुपर टेट, सी टेट सभी में आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, यहाँ तक कि अगर आप बीपीएससी की भी तैयारी करें तो उसमें भी आपका अधिगम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलते ही हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं अधिगम की क्या क्या विशेषताएँ हैं। देखिए आप सभी के सामने आ गए हैं अधिगम की विशेषताएँ। तो अधिगम की विशेषताएँ क्या हैं, एक बार सभी लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है अधिगम की विशेषताएं। तो देखिए सामान्यतः अधिगम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सीखना जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना क्या है, सार्वभौमिक का परिचायक है। सीखना जो है वो विकास का प्रतीक माना जाता है। सीखना जो है वो निरंतर परिवर्तन है। ठीक है, सीखना क्या है, वो निरंतर परिवर्तन कहलाता है। सीखना जो है वो एक अनुकूलन प्रक्रिया है। सीखना एक विवेकपूर्ण कार्य है। सीखना जो है वो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होते हैं। ठीक है, सीखना क्या है, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही होते हैं। सीखना एक प्रकार की खोज करना है। ठीक है, सीखना क्या है, वह एक प्रकार की खोज करना है। ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आया अधिगम की विशेषताएं क्या क्या हैं, किस प्रकार से अधिगम होता है। अब नेक्स्ट कह रहा है अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार क्या क्या है फ्रेंड्स, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। तो अधिगम अंततः व्यवहार में परिवर्तन का प्रतिरूप समझा जाता है। इससे व्यवहारिक परिवर्तन तब तक संभव नहीं है जब तक कि भावनात्मक परिवर्तन ना हो। जैसे कि मैं आपको बता दूं भावनात्मक परिवर्तन क्या होता है। भावनात्मक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें सीधा संबंध ज्ञान अर्जित करने से है। इस दृष्टिकोण से अधिगम के 3 प्रकार होते हैं जो कि निम्नलिखित है। कितने प्रकार के फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया अधिगम के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से अधिगम के प्रकार होते हैं, तो देखिए पहला कह रहा है संज्ञानी। ठीक है, पहला कह रहा है संज्ञानी अथवा संज्ञानात्मक अधिगम। दूसरा कह रहा है भावात्मक अथवा मनोवृत्तात्मक अधिगम। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम में इसे मनोवृत्तात्मक जो शब्द आ जाता है तो यहाँ पे सभी लोग क्या होते हैं, थोड़ा सा भयभीत हो जाते हैं। ठीक है, तो आप जो है लैंग्वेज को समझते हुए चलिए। नेक्स्ट कह रहा है कौशलात्मक अथवा क्रियात्मक अधिगम। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्रियात्मक और कौशलात्मक अधिगम क्या होता है। ठीक है, एक एक चीज़ को आप अच्छे से समझते हुए चलिएगा। ठीक है, कौशलात्मक और क्रियात्मक अधिगम, संज्ञानी अथवा संज्ञानात्मक अधिगम, ये सब क्या है, तो एक एक करके मैं आपको सभी चीज़ें को समझाती हूँ। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट मैं अधिगम के नियम आपको बताती हूँ। अधिगम के नियम, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया अधिगम के नियम क्या क्या है। थॉर्नडाइन ने अधिगम के नियम का प्रतिपादक किया है। ठीक है, थॉर्नडाइन ने किसका प्रतिपादक किया है, तो अधिगम के नियमों का प्रतिपादक किया है जो कि निम्नलिखित है। जो है फ्रेंड्स थॉर्नडाइन है, इन्होंने अधिगम को परिभाषित किया है 3 नियमों में। इन्होंने कौन कौन से 3 नियम बताए हैं, तो देखिए एक एक नियम मैं आपको बताते हुए चलती हूँ। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है पहला लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास के नियम। इस नियम के तहत सीखी हुई बातों को व्यवहार में लाने की अनिवार्यता होती है, क्योंकि अगर सीखी हुई बातों को व्यवहार में नहीं लाते हैं तो उन्हें भूल जाने की संभावना रहती है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स कह रहे हैं जो थॉर्नडाइन जी हैं, इन्होंने कहा है कि इस नियम के तहत जो भी चीज़ें हम सीखते हैं उसको अपने व्यवहार में लाएं। ठीक है, क्योंकि अगर हम सीखी हुई बातों को व्यवहार में नहीं लाते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको भूल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं, नेक्स्ट उन्होंने दूसरा जो नियम दिया है उन्होंने कहा है तत्परता का नियम यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है, यानी कि इस नियम के तहत शिक्षार्थियों को किसी बात को सीखने हेतु मानसिक रूप से तैयार किया जाना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक उन्हें मानसिक रूप से तैयार नहीं कर लिया जाता तब तक उन्हें कोई भी चीज़ सिखाना संभव नहीं है। यानी कि बच्चों को पहले मानसिक रूप से उन्हें तैयार किया जाए कि हाँ बच्चे, मैं आपको ये पढ़ाने जा रही हूँ, ये आपके लिए यहाँ पे हेल्पफुल रहेगी,
ये चीज़ें आपको यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको पढ़ाती हूँ तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ ये सभी आपके सीटेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। ये सभी चीज़ें आपको यूपी टेट में काम आएंगी। ये सभी चीज़ें जो हैं आपको कोई भी अदर वनडे एग्जाम की तैयारी करते, जैसे साइंस वाला क्वेश्चन रहता है तो मैं आपको बताती हूँ ये जो क्वेश्चन है आपका जो साइंस में आपको काम करेगा। आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कभी भूगोल का भी चैप्टर, मैंने आपको बताया ना जो ईवीएस है, ईवीएस में आपको भूगोल और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और आपका जो हो गया ये सभी चीज़ें, पर्यावरण अध्ययन, ये सभी चीज़ें जो हैं आपको ईवीएस में ही आपको बताती हूँ मैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इन्होंने तीसरा दिया है प्रभाव का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट। इस नियम के तहत विद्यार्थी वैसे बातों को जल्दी सीखते हैं जिनके जीवन में उपयोगिता अधिक होती है। नई बातों को भी शिक्षार्थी जल्दी सीखते हैं, ठीक है। यानी कि जिनके जीवन में उपयोगिता होती है वो बच्चे क्या करते हैं, बहुत जल्दी सीख लेते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी अधिगम के सिद्धांत। तो अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से हैं एक एक करके मैं बताऊंगी, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स बनाते हुए चलिए, अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक एक करके अच्छे से समझाते हुए चलती हूँ, ठीक है। देखिए इसका मैंने नोट्स बनाया था, हैंड रिटन नोट्स, बट थोड़ी सी राइटिंग उसमें ठीक नहीं है, इसकी वजह से मैं आपको बुक से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। बट मैं अपने ईजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी जो बुक मैं अपनी नोटबुक में लिख रखी हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत क्या है, विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने स्तर पर अधिगम के अन्य सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है जो कि निम्नलिखित है। पहला इन्होंने दिया है नियम, कौन सा, पहला नियम इन्होंने दिया है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ ट्रायल ऑफ एंड एरर। इसे प्रयास एवं भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है फ्रेंड, थॉर्नडाइन है, ठीक है। इस कौन है फ्रेंड, थॉर्नडाइन है। थॉर्नडाइन ने अधिगम के 3 नियम बताएं, कौन कौन से मैंने आपको बताया, पहला इन्होंने अभ्यास के नियम बताया, दूसरा तत्परता का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम। इसके बाद इन्होंने जो है ये जो है विभिन्न विद्वानों के साथ अपने अपने स्तर पर अधिगम के अन्य सिद्धांतों को भी इन्होंने प्रतिपादित किया। तो थॉर्नडाइन ने जो है पहला बताया था अधिगम के सिद्धांत का पहला नियम इन्होंने दिया था, कौन सा, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने बताया कि इसे प्रयास एवं भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। और इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, थॉर्नडाइन है, जिन्होंने बताया कि अगर हम किसी को उत्तेजना बढ़ा दें, किसी की उत्तेजना बढ़ा दें कि ये चीज़ करने से आपको, जैसे कि मानिए किसी भी आदमी को अगर मजदूरी करानी है, अगर आप कहेंगे कि आपको जो है डबल पेमेंट मिलेगी, तो वो जो व्यक्ति होता है वो डबल उत्तेजना से, ठीक है, यानी कि अपना जो काम है उसको काफ़ी उत्साहित से करेगा। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है उत्तेजना बढ़ा दे, वह उसके प्रति अनुक्रिया करता है, ठीक है। यानी कि जब वह बार बार वह अनुक्रिया को दोहराता है तो उसमें सीखने की क्षमता भी बढ़ती है, ठीक है। अब नेक्स्ट इन्होंने दूसरा क्या नियम बताया है, दूसरा सिद्धांत कौन सा दिया, तो देखिए दूसरा सिद्धांत इन्होंने दिया है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, यानी कि क्लासिकल कंडीशनल थियरी। इसे कहते हैं उत्तेजना, अनुक्रिया एवं अनुबंध का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, पावलोव थे। याद रखिएगा फ्रेंड, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, पावलोव ने दिया था। और जो है इसके पहले मैंने बताया प्रयास एवं भूल का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, थॉर्नडाइन ने दिया था, ठीक है। और इसके अनुसार यदि हम किसी की उत्तेजना के समांतर अगर कोई संकेत निर्धारित कर देते हैं तो वह समान प्रतिक्रिया करता है जितना कि वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता था, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा इन्होंने बताया, तीसरा जो है सिद्धांत इन्होंने दिया था क्रिया प्रसूति, यानी कि अनुबंधन सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं ऑपरेट कंडीशनिंग थियरी। इसे नॉमिनता अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, स्किनर हैं। इनके अनुसार वे अनुक्रियाएं जो जानवरों और मानवों द्वारा अपने ऐच्छिक रूप से की जाती है उसे क्रिया प्रसूति कहलाती है, ठीक है। वह क्या कहलाती है फ्रेंड्स, क्रिया प्रसूति कहलाती है। और इसे प्राणी पर्यावरण में सक्रिय होकर स्वयं कार्य करता है। नेक्स्ट कह रहा है चौथा इन्होंने दिया है सिद्धांत अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत, जिसे हम इंस्टिंक्ट थियरी कहते हैं। इसे गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत भी कहा जाता है। और इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, जर्मन मनोवैज्ञानिक कोहलर थे। कोहलर, कोफ्का और वर्दीमर थे। गेस्टाल्ट एक नियमित आकृति अथवा स्वरूप को कहा जाता है और इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हम विभिन्न उद्दीपकों को छोटे छोटे अंशों में नहीं देखते हैं बल्कि एक संगठित अथवा समग्र स्वरूप में देखते हैं, ठीक है। कैसे देखते हैं फ्रेंड्स, छोटे छोटे अंशों में नहीं देखते हैं बल्कि कैसे देखते हैं, एक संगठित अथवा समग्र स्वरूप में देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट आपका बता रही हूँ सिद्धांत, कह रहा है पदानुक्रमित अधिगम सिद्धांत, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हेरिकल्चर थियरी। इस सिद्धांत में
गेने ने सीखने को मानवीय क्षमता के सकारात्मक परिवर्तन के रूप में बताया है। ठीक है, इस सिद्धांत को किसने बताया है? गेने ने सीखने एवं मानवीय क्षमता के सकारात्मक परिवर्तन रूप में बताया है, जिसे कोई भी व्यक्ति विशेष अपने भीतर आत्मसात करता है। और इसके अनुसार सीखना जो है वो व्यक्ति की मस्तिष्क के अंदर घटित होने वाली एक प्रक्रिया है, जिसकी तुलना गेनो ने जैविक प्रक्रिया से की है। ठीक है, इसके अंतर्गत सीखने के कई प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जो सीखना है उसको कई प्रकार बताए गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी शिक्षण अधिगम सिद्धांत के कुछ प्रमुख प्रकार, कौन कौन से प्रकार है। ठीक है, एक एक करके सभी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे जो है पूरा नोट्स दिखा के पढ़ा रही हूँ। ठीक है, यही चीज़ें अगर आप लोग परचेज करते हैं क्लास, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, आपको इस तरह से हेडिंग डाल देंगे बोर्ड पे। ठीक है, मेरे पास ये बोर्ड की सुविधा नहीं है, इसकी वजह से मैं आपको यहाँ पे देखिए बोर्ड के यहाँ पे क्या करेंगे, बोर्ड पे इस तरीके से आप हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद केवल लेक्चर दे देते हैं और यहाँ पे लाइन से बता देंगे, पहला क्रियाशीलता का सिद्धांत, दूसरा अभिप्रेरणा का सिद्धांत, तीसरा रुचि का सिद्धांत, चौथा नियोजन का सिद्धांत, पांचवा आपका निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, छठवां आपका आवृत्ति का सिद्धांत, सातवां व्यक्तित्व भिन्नताओं का सिद्धांत और आठवां आपका लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। ठीक है, इस प्रकार से फ्रेंड्स मेरे नोट्स में था। मैंने इसी प्रकार से नोट्स भी बनाया था, क्योंकि जो है मैंने जब सचिन एकेडमी क्लास ली थी तो उन्होंने इसी प्रकार से पढ़ाया था। ठीक है, तो इसकी वजह से मैंने ऐसे नोट्स बनाया था। मुझे लगा कि आप लोगों को उस प्रकार से समझ में नहीं आएगा, तो मैंने बुक काफ़ी मेहनत से खोजने के बाद आपको बुक से मैं आपको एक एक चीज़ें समझा रही हूँ। ठीक है, बहुत सी बुकों का मुझे सहारा लेना पड़ता है, अलग अलग बुक से मुझे पिक्चर क्लिक करनी पड़ती है, फिर मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, पढ़ाती हूँ। तो आप सभी से बस इतना ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको यहाँ बता रही हूँ वो चीज़ें आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी, आप लोग ढूंढ लीजिएगा यूट्यूब के सारे चैनल पे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट मैं आपको यहाँ बता रही हूँ शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के कुछ अन्य प्रमुख प्रकार क्या क्या हैं। तो अधिगम अथवा शिक्षण के प्रमुख सिद्धांतों का जो वर्णन है वो निम्नलिखित है। किस प्रकार से, देखिए पहला कह रहा है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है करके सीखना। ठीक है, क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या कह रहा है, इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है क्या, करके सीखना। शिक्षा ग्रहण करने वाला जब वह स्वयं करके सीखता है तो वह क्या करता है, वह उसके स्थायी ज्ञान में शामिल हो जाता है। और यह सिद्धांत कैसा है, यह सिद्धांत विद्यार्थियों के वास्तविक अवलोकन को प्रोत्साहित करता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे, आप लोग जब बीटीसी कर रहे होंगे तो आप लोगों की जो 1 महीने की आपकी क्या लगती है डाइट से, आप या प्राइवेट कर रहे हो या फिर कोई भी आप कॉलेज आपको जो भी अलॉटमेंट हुआ हो, जिस भी कॉलेज से आप लोग कर रहे हो, तो आप लोगों की जब 1 महीने की इंटर्नशिप लगती है तो आप लोगों को क्या कहता है, पहले यहाँ पे जो इंटर्नशिप फाइल बनाई जाती है तो इंटर्नशिप फाइल बनाने में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सभी बच्चे एक दूसरे की कॉपी करते हैं। अगर वही चीज़ें आपको जो है आप क्लास में डेली जाएंगे, पढ़ाएंगे, इंटर्नशिप करेंगे डेली, तो आपकी जो है वो माइंड में छप जाएगा, आप अच्छे से उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब आपकी जॉब लगेगी तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे कह रहा है क्रियाशीलता का सिद्धांत कहता है कि करके सीखना, शिक्षा ग्रहण करने वाला जब वह स्वयं करके सीखता है तो वह उसके स्थायी ज्ञान में क्या होता है, शामिल हो जाता है। और यह सिद्धांत जो है विद्यार्थियों के वास्तविक अवलोकन को प्रोत्साहित करता है। और इस सिद्धांत में शिक्षार्थी जितना अधिक क्रियाकलापों में शामिल होता है उसका ज्ञान उतना ही व्यापक होता है। यह शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता विकास का कार्य भी करता है। यह सिद्धांत जो है वो शिक्षार्थियों को कई प्रकार की गतिविधियों के लिए भी प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको बता दूं कि किसी पौधों के विषय में जानकारी देना है अगर बच्चों को, तो आप क्या करेंगे, बच्चों से कहेंगे आप अधिक से अधिक पौधे और उसके विभिन्न भागों का क्या करें, अवलोकन करें। तो बच्चे जो हैं बताने से ज़्यादा करके सीखने पे फोकस करेंगे और उनको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, अभिप्रेरणा या फिर प्रेरणा का सिद्धांत। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, प्रेरणा या फिर अभिप्रेरणा यानी प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन किसे कहते हैं। देखिए मोटिवेशन जो है फ्रेंड्स, आपका जो मोटिवेशन है, मैं आपको मोटिवेशन चैप्टर 1 पढ़ाऊंगी। मोटिवेशन कितने प्रकार के होते हैं, मोटिवेशन क्या है, किस प्रकार से आपके जीवन में मोटिवेशन का जो है महत्व है, तो इन सब चीज़ों को मैं आपको अलग से एक क्लास दूंगी, उसमें मोटिवेशन पढ़ाऊंगी। अभी देखिए यहाँ पे मोटिवेशन के बारे में आपको क्या क्या बताती हूँ, बस थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए किसी भी शिक्षा का मुख्य केंद्र जो होता है वो बिंदु प्रेरणा या फिर अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत है कि शिक्षण के लक्ष्य को निर्धारित या फिर निर्देशित करता है। नैतिक, चारित्रिक और सांस्कृतिक मूल्यों को विकास भी इनमें होता है। अभिप्रेरणा जो है वो शिक्षार्थियों को आंतरिक बल प्रदान करती है
जिससे वह निरंतर क्रियाशील बना रहता है और जिससे क्या होता है उसमें अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। यानी कि फ्रेंड्स, अगर आप अंदर से मोटिवेट हैं तो आप क्या करेंगे, अपने जो पढ़ाई है, अपना जो भी कार्य है उसको लगनता से करेंगे। ठीक है, अगर आप मोटिवेट नहीं हैं अंदर से, आपको क्या है बाहरी मोटिवेट है कि मैं आप मतलब पढ़ रही हूँ तो मुझे केवल नंबर प्राप्त होगा, केवल जॉब मिलेगी, तो क्या है वो आप अंदर से मोटिवेट नहीं हो। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। तो नेक्स्ट कह रहा है, तीसरा है आपका रुचि का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है, यह देखिए, यह सिद्धांत जो है शिक्षार्थियों में शिक्षण के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करने एवं रुचि पैदा करने का कार्य भी करती है। किस प्रकार से कार्य करती, देखिए एक एक करके समझिएगा। तो कार्य करती है, और इस सिद्धांत के अनुसार पर्यावरण की विषय वस्तु ऐसी हो ताकि शिक्षार्थियों को उसमें विशेष रुचि आए। पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु को रोचक बनाने के लिए उसमें किस्से, कहानियाँ, कविताएं एवं पहेलियाँ आदि को शामिल करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे शिक्षार्थियों का मनोरंजन होता है और उसमें सृजनात्मकता एवं कल्पनाशीलता का विकास होता है। ठीक है, समझ में आया सभी को कि बच्चों को इंटरेस्ट लाने के लिए जो ईवीएस की बुक होती है उसमें क्या है, कहानी, किस्से और कविताओं को शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है नियोजन का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इम्प्लीमेंशन। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, इस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षण की एक विशेष योजना क्रियान्वित की जाती है जिसके अंतर्गत शिक्षार्थियों को शिक्षण करवाया जाता है, और इस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षा जो है, शिक्षा प्राप्त करने वालों की योग्यताओं एवं क्षमताओं आदि का विशेष ख्याल रखा जाता है। और इस सिद्धांत में कुछ बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे कि अधिगम उद्देश्य का निर्धारण, अधिगम उद्देश्य की पहचान, कार्य विश्लेषण। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, अधिगम का जो है उद्देश्य की पहचान, कार्य विश्लेषण होता है। नेक्स्ट एंड पांचवा कह रहा है कि निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत क्या है। ठीक है, इस सिद्धांत में क्या होता है, इस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षण अधिगम संबंधी कार्य लक्ष्य निर्धारित करके करवाया जाता है ताकि सभी शिक्षार्थियों को यह मालूम हो कि लक्ष्य क्या है, तभी उनमें अधिगम के प्रति रुचि आएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एंड छठवा क्या कह रहा है, छठवा पॉइंट कह रहा है कि आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत कह रहा है, यह सिद्धांत जो है वो शिक्षण अधिगम को स्थायी एवं सार्थक बनाने में अति महत्वपूर्ण होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि विषय वस्तु की एक निश्चित अंतराल एवं आवृत्ति होने से शिक्षार्थी जो हैं उनके संपर्क में रहते हैं और उनका ज्ञान जो है वो लगातार समृद्ध होता रहता है। ठीक है, एक एक चीज़ें देखिए, मैं आपको एकदम पॉइंट पॉइंट समझा रही हूँ। अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो आपसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप हमेशा तुरंत कमेंट करके हमसे पूछ लिया करें, कहीं से आपको कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, देखिए मैंने आवृत्ति का सिद्धांत आपको जो बताया, इसमें क्या मैंने आपको बताया कि यह सिद्धांत जो है वो शिक्षण अधिगम को क्या करता है, स्थायी एवं सार्थक बनाने में अधिक महत्वपूर्ण होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो विषय वस्तु होती है उसकी एक निश्चित अंतराल पर आवृत्ति होने से शिक्षार्थी उसके संपर्क में रहते हैं और उनका ज्ञान जो है लगातार समृद्ध होता रहता है। नेक्स्ट कह रहा है व्यक्तित्व विभिन्नताओं का सिद्धांत। ये देखिए फ्रेंड्स, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का सिद्धांत क्या है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सभी शिक्षार्थियों में सीखने का जो स्तर है वो एक एवं क्षमता एक जैसा नहीं होता है। इनके सीखने की जो क्षमता है वो स्तर को वातावरणीय कारक और जन्मजात कारक को प्रभावित करते हैं। कुछ शिक्षार्थी क्या करते हैं, जल्दी सीखते हैं, तो कुछ शिक्षार्थी जो होते हैं वो देरी से सीख पाते हैं। कुछ विद्यार्थियों का जो आईक्यू लेवल होता है हाई होता है, कुछ विद्यार्थियों का जो आईक्यू लेवल होता है वो कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो जिस प्रकार से जो बच्चे होते हैं उस प्रकार से उनके अंदर सीखने की क्षमता विकसित होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लास्ट एंड आठवां है आपका, जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ शिक्षण अधिगम सिद्धांत के कुछ प्रमुख प्रकार। तो यहाँ आठवां प्रकार मैं आपको बताने जा रही हूँ लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक और मूल्यों का सिद्धांत। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत क्या है, तो शिक्षण के समय इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए जिससे शिक्षार्थियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास हो सके, उनमें सामाजिक मूल्यों का विकास हो। जैसे कि शिक्षार्थियों से अपेक्षित होता है कि वह समूह में रहकर कार्य करें, वे एक दूसरे से विचार विमर्श करें, वे एक दूसरे के विचार आदि को सम्मान दें। ठीक है, यानी कि क्लास में जो भी शिक्षार्थी हैं, जो भी टीचर्स हैं, उनके बीच में जो आपसी जो विचार विमर्श है वो उसमें क्या हो, वो एक दूसरे का सम्मान करें और अपनी जो है एक दिनचर्या को अच्छे से बनाए। ठीक है, यानी कि शिक्षण के समय इस बात का जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए
जो उसमें पाठ्यक्रम है वो इस प्रकार होना चाहिए जिससे शिक्षार्थियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास हो सके। ठीक है, समझ में आया सभी को। अब देखिए नेक्स्ट, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी राष्ट्रीय रूपरेखा की पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है एनसीएफ। ठीक है, एनसीएफ की बात हो रही है। एनसीएफ से भी जो फ्रेंड्स हर साल क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। एनसीएफ यानी कि 2005 के तहत कक्षा 3 से 5 तक के वे पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु को 6 भागों में विभाजित किया गया है। अब कौन कौन से 6 भाग हैं जिसका विवरण देखिए फ्रेंड्स नीचे दिया गया। कौन कौन सा 6 भाग हैं, ये सभी 6 भाग जो है फ्रेंड्स मैंने आपको सभी को कंप्लीट करा दिया। परिवार एवं मित्र। परिवार फ्रेंड्स आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था परिवार किस प्रकार से परिवार होता है, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, हाँ, मिश्रित परिवार, किस किस प्रकार से परिवार होता है। मित्र कौन से होते हैं, मित्र किसे कहते हैं। भोजन क्या है, किस राज्य में कौन सा भोजन प्रसिद्ध है, किस राज्य में कौन सा भोजन प्रसिद्ध है। हमारे भारत में अनेक प्रकार की जो विविधता पाई जाती हैं। ठीक है, वहाँ पे जो है अलग अलग प्रकार के रहना, खाना पीना, भोजन, हर प्रकार का जो है विविधता देखी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है पानी और जल। पानी और जल के बारे में मैंने आपको बताया था, पानी का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है, जल का संरक्षण। नेक्स्ट यहाँ पे आवास दिया गया है। जगह जगह पे आपको किस प्रकार के आवास देखने को मिलते हैं। आपको लेह लद्दाख में किस प्रकार के घर देखने को मिलते हैं, केरल में किस प्रकार से आपको वोट देखने को मिलता है, इग्लू, लकड़ी के घर, पक्के ईंट मकान, किला वगैरह मैंने आपको बताया था। इसके बाद यात्रा जो है फ्रेंड्स, ये भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद चीज़ें जो हम करते हैं, चीज़ें जो हम बनाते हैं, जो हम करते हैं, जैसा हम सोचते हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों को मैंने आपको कंप्लीट कराया है। ठीक है, अब कह रहा है कि इस प्रकार विषय वस्तु की विस्तृत व्याख्या पर्यावरण अध्ययन के पहले भाग में की गई थी। यानी कि इसके पहले मैंने आपको सभी चीज़ें जो है पढ़ा दी, एक एक करके कवर करा दी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि पर्यावरण के विषय में बच्चों की समझ क्या है। पर्यावरण को बच्चे किस प्रकार से समझते हैं, उनकी समझ किस प्रकार से विकसित करनी चाहिए पर्यावरण के विषय के तहत। ठीक है, तो देखिए एक एक करके समझिए आप लोग। देखिए, उम्र बढ़ने के साथ साथ बालक की समझ भी निरंतर बढ़ती रहती है और 5 वर्ष की आयु तक आते आते उसकी सोच जो है, सोच में विकास की झलक देखने को मिलने लगती है। धीरे धीरे उसे अपने आसपास की वस्तुओं के विषय में जानने की जिज्ञासा जो होती है वो पैदा हो जाती है। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते होंगे, जो बच्चा जन्म लेता है तो उस टाइम अपने घर में, अपने परिवार में, अपने सदस्यों से सीखता है। उसके बाद वो अपने आस पड़ोस, घर परिवार के बाहर निकलता है, फिर अपने स्कूल में जाता है। तो 5 वर्ष की आयु तक आते आते बच्चों की जो सोचने की जो क्षमता है वो क्या होती है, विकसित होने जाने लगती है और बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि और वह क्या करता है, इससे संबंधित प्रश्न पूछना प्रारंभ कर देता है। फिर जब उसे रंगों की पहचान हो जाती है तो वह रंगों से संबंधित विभिन्न बातों को समझने लगता है। जैसे कि पत्ते हरे हैं, हरा है तो हरा रंग का क्यों है, भैंस काली है तो काली क्यों है। तो इस प्रकार से बच्चे जो है वो प्रश्न करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में लाल रंग के पत्ते एवं काले रंग की गाय उसे सोचने के लिए विवश कर देती हैं, और या तो वह काले रंग की गाय को भी भैंस मानता है या तो लाल रंग के पत्ते के बारे में प्रश्न पूछता है कि यह पत्ता लाल क्यों है। इस तरह के वह अपने परिवेश के बारे में गहराई से सोचना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कैसे पता करें कि बच्चे पर्यावरण के विषय में क्या क्या जानते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है बच्चे जो हैं, बच्चों के पर्यावरण संबंधी ज्ञान। ठीक है, बच्चों को पर्यावरण संबंधी ज्ञान की जो जांच के लिए सैद्धांतिक तरीकों का उपयोग संभव नहीं है। यदि हम पर्यावरण के विभिन्न अवधारणाओं, विभिन्न कॉन्सेप्ट के बारे में पूछे तो निश्चय ही यह बताने में असमर्थ होंगे। बच्चों के इस ज्ञान के परीक्षण के लिए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को कुछ अनिवार्य क्रियाकलापों का सहारा लेना चाहिए। कुछ ऐसे क्रियाकलापों का विवरण जो है वो एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, जैसे कि बच्चे से यह पूछा जा सकता है कि वह किस प्रकार भोजन करता है, उसके माता पिता उसके लिए भोजन कैसे बनाते हैं, वह जो सब्जियां फल इत्यादि खाता है वह कहाँ से आते हैं, बाजार में जो सब्जी फल इत्यादि उपलब्ध है वह कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है बच्चों से हम प्रश्न पूछ के बच्चों को क्या कर सकते हैं, उनके क्रियाकलाप को, उनकी जो है जिज्ञासा को उत्साहित कर सकते हैं। इस प्रश्नों से पूछने के बाद क्या होता है, हम यह पता लगा सकते हैं कि बच्चे जो हैं, बच्चों को यह पता है कि नहीं, हमें अपने पर्यावरण से ही भोजन प्राप्त होता है। ठीक है, तो बच्चों से अगर हम पूछेंगे कि बच्चे जो हैं बताएंगे कि आपको किस प्रकार से भोजन पसंद है, वो भोजन कहाँ से आता है, तो बच्चे क्या होंगे, पर्यावरण के बारे में जानेंगे। ठीक है, और बच्चों को यह पता लगेगा जो हम पर्यावरण में जो भोजन करते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, पर्यावरण से प्राप्त होता है, जैसे कि फल सब्जी इत्यादि।
अब नेक्स्ट कह रहा है कि बच्चों से विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के बीच में विभेद करने तथा उनके अलग अलग लाभ के बारे में पूछना चाहिए, ताकि बच्चों से यह पूछने चाहिए कि जल उनके लिए किस प्रकार उपयोगी है, जल से क्या क्या फ़ायदे हैं, जल का उपयोग वह किस प्रकार से करते हैं। तो बच्चों से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने से क्या होगा, बच्चों के अंदर जो है जिज्ञासा उत्पन्न होगी और बच्चे हर एक चीज़ के बारे में जानने में सक्षम होंगे और जो भी चीज़ें वो जानेंगे खुद से उसको क्या करेंगे, जल्दी वो भूलेंगे नहीं। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि जंगल जो है वह किसके लिए लाभकारी है, जंगल एवं खेतों में हमें क्या प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के जरिए बालक के पर्यावरण संबंधी ज्ञान की परख की जा सकती है। इस तरह बालक के सामान्य दैनिक क्रियाकलापों, उसकी आयु एवं अनुभव को ध्यान में रखते हुए उससे विभिन्न प्रकार के प्रश्न कर एवं विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को शामिल कर यह पता लगाया जा सकता है कि बालक पर्यावरण के विषय में कितना ज्ञान रखता है। जो भी बच्चों से अगर हम विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन करेंगे तो उनके पर्यावरण से रिलेटेड, तो क्या होगा, बच्चे अपने पर्यावरण में जाएंगे, जानेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, फिर क्या होगा, उनकी जो जिज्ञासा से वो जो अपना खुद से करके सीखेंगे, उससे क्या होगा, उनको अनुभव से उन वो जो चीज़ें सीखेंगे वो उसको क्या करेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट पर्यावरण के विषय में 5 से 7 वर्ष के बच्चों की समझ क्या क्या है। तो देखिए जो 5 वर्ष से 7 वर्ष की आयु में जो बालक बालिकाएं होती हैं उनमें अच्छी तरह से सोचने समझने तथा तर्क करने की शक्ति का पूरी तरह अभाव पाया जाता है। वे कल्पनाशील तो होते हैं परंतु वह अपनी कल्पना शक्ति के कुछ सृजन या निर्माण करने की क्षमता उसमें विकसित नहीं होती है। इस आयु के बच्चों में विपरीत या पलट करके सोचने की शक्ति तथा वस्तुओं को उनकी संख्या व परिणाम के संदर्भ में सही रूप से समझने की शक्ति जैसे महत्वपूर्ण मानसिक क्षमताओं का अभाव पाया जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन कि अपलटाव वाला गुण ये किस वर्ष की बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, पलटाव वाला गुण। तो देखिए फ्रेंड्स जो ये आपका पलटाव यानी कि बच्चों को अगर बता दिया जाएगा कि 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो बच्चे तो इसको बता देंगे, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका 1 आएगा। ठीक है, अगर हम बच्चों से यही चीज़ें पूछ ले कि 2 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो बच्चों के अंदर समझ तो है बट ये सब आप पलटाव वाला गुण जो है बच्चों के अंदर नहीं विकसित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है बच्चे होते हैं 5 वर्ष से 7 वर्ष तक के। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि पहली योग्यता के अभाव में वह यह समझने में असफल रहता है कि उसके घर से स्कूल की दूरी स्कूल उतनी ही दूर है जितना कि स्कूल से उसका घर, अथवा उसकी एक बहन है तो वह बहन का भी एक भाई अवश्य होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कह रहा है कि दूसरी योग्यता के अभाव में वह प्रायः यह गलती करता है कि उसके सामने अगर 2 कांच के बर्तन लिए जाएं और उनमें से एक पतला लंबा हो तथा दूसरा छोटा और चौड़ा हो, अगर चौड़े आकार के बर्तन में दूध पतले लंबे बर्तन में डाल दिया जाए तो वह कहेगा कि इस लंबे बर्तन का दूध जो है पहले से ज़्यादा है। ठीक है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है, दोनों ही बर्तन में जो दूध है वो समान मात्रा में डाला गया है। ठीक है, उसकी क्वांटिटी सेम है। ठीक है, बट क्या है, गिलास का जो है एक गिलास इस प्रकार से है और एक गिलास किस प्रकार से है फ्रेंड्स, आपकी जो है इस प्रकार से। ठीक है, दोनों में जो है समान एक ही प्रकार की एक ही मात्रा में दूध डाला जाएगा, बट इसमें अगर जितना दूध डाला जाएगा तो पूरा भर जाएगा यहाँ तक, इसमें डाला जाएगा तो यहाँ तक दूध रहेगा, तो बच्चे को देखने में क्या लगेगा कि दूध इसमें ज़्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है छोटे बच्चों के अंदर गुण पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि इस आयु में बालक जो है वो पर्यावरण की विभिन्न परिघटनाओं जैसे कि वर्षा, भूकंप, तूफान, ऋतु परिवर्तन इत्यादि के अवधारणाओं को समझने में असमर्थ होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि वह प्रदूषण की अवधारणाओं को समझने में भी असमर्थ होता है और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पर्यावरण जो है उसके कारण ही प्रदूषित हो रहा है या नहीं, पर्यावरण संरक्षण क्या है वह यह भी नहीं समझ पाता है। ठीक है, तो बच्चों को जो है जितना चीज़ें बताई जाएंगी उतना ही बच्चे जो है समझ पाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम आपको बताएंगे पर्यावरण के विषय में 8 से 14 वर्ष के बच्चों की समझ क्या क्या है। अभी तो मैंने आपको बताया 5 से लेकर 7 वर्ष तक के बच्चों की समझ क्या क्या है पर्यावरण से रिलेटेड। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी पर्यावरण के विषय में 8 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों की समझ क्या होती है। तो 8 से लेकर के 14 वर्ष तक के जो आयु के बालक होते हैं, बालकों में वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण करने, उसका वर्गीकरण करने तथा उपयुक्त नाम का वर्गीकरण द्वारा समझने और व्यक्त करने की क्षमता जो होती है विकसित हो जाती है। उसमें विभिन्न प्रकार के संप्रदायों का निर्माण हो जाता है।
इसके आधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि वह पर्यावरण की विभिन्न परिघटनाओं जैसे कि वर्षा, भूकंप, ऋतु परिवर्तन इत्यादि के अवधारणाओं को समझने लगता है। ठीक है, यानी कि ठंड है, गर्मी है, बरसात है, मौसम जो परिवर्तन होता है उसको भी समझने लग जाता है, भूकंप इत्यादि को भी समझने लग जाता है कि भूकंप किसे कहते हैं। इस प्रकार की जो अवधारणाएं होती हैं वो बच्चों को समझ में विकसित हो जाती हैं। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट कह रहा है कि वे वस्तुओं के बीच समानता, संबंध, असमानता, दूरी एवं विसंगतता को समझने लगते हैं। शुरू में इस प्रकार की उनकी समझ जो है वो केवल मूर्त या स्थूल रूप तक ही सीमित होती है। जैसे कि कुत्ते या बिल्ली अगर उनके समान हो तो वह उनमें विभेद कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि उसे गाय एवं भैंस में अंतर का भी पता चल जाता है और उसमें यह समझ आ जाती है कि कोई वस्तु किसी से जितनी अधिक या कम दूर या भारी हल्की होती है तो दूसरी भी उसी के हिसाब से दूरी या वजन रखती है। ठीक है, अतः अब वह वजन, दूरी, मापों, इस सभी चीज़ों की जो है समझ उसके अंदर विकसित हो जाती है। नेक्स्ट कह रहा है कि 11 वर्ष की आयु के बाद जो बालक होते हैं उनमें सभी प्रकार के संप्रदायों का समुचित विकास होने लगता है और उसमें सोचने, विचारने, तर्क करने, कल्पना करने तथा निरीक्षण, अवलोकन, परीक्षण, प्रयोग आदि के द्वारा उचित निष्कर्ष निकालने की पर्याप्त क्षमता विकसित हो जाती है। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कल्पना करो। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कल्पना शब्द सोच रहे होंगे, कल्पना शब्द क्या होता है, यानी कि इमेजिनेशन क्या है। ठीक है, तो मैं आपको इमेजिनेशन जो है यहाँ पे आप जो है कल्पना शब्द को अंडरलाइन कर लीजिए, मैं आपको इसको समझाती हूँ कल्पना शब्द है क्या। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है ABC एक त्रिभुज है, तार के विद्युत प्रवाहित हो रही हैं। यदि हम बात करें आदि जैसी बातों को वह आसानी से समझ लेता है और इस उम्र में बालक जो है वो अपने परिवेश के महत्व की समझ विकसित हो जाती है उनके अंदर और वह समझने लगता है कि उसके पास की खेती की जो मिट्टी है वो उपजाऊ है। ठीक है, उसकी जो खेत के पास की मिट्टी है वो उपजाऊ है या नहीं है, यदि है तो क्यों है, या नहीं है तो क्यों नहीं है, और उसमें तर्क वितर्क करने की क्षमता जो है उसके अंदर जो है विकसित हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि इस आयु में वह समझने लगता है कि पानी कहाँ से आता है, इसके क्या उपयोग हो सकते हैं, इसके क्या दुरुपयोग हो सकते हैं, इससे कैसे बचा जाए, इसका संरक्षण किस प्रकार किया जाए। वह समझने लगता है कि प्रदूषण मानव के लिए हानिकारक है, इसलिए वह पर्यावरण संरक्षण के बारे में मंथन करने लगता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बता रही थी इमेजिनेशन यानी कि कल्पनाशीलता क्या होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, कल्पनाशीलता क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ कल्पनाशीलता क्या होती है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कल्पनाशीलता क्या होती है। ठीक है, कल्पना यानी कि इमेजिनेशन क्या होता है, तो समस्याओं को पहचानना एवं उसका हल सुझाना। बच्चों ने जो देखा कि जब भी वह तेल चकित वाहनों के आसपास होता है तब उसके धुएं से उसके खांसी हो जाती है या फिर उसकी तबीयत खराब हो जाती है, या फिर उस तरीके से कुछ निष्कर्ष निकालता कि तेल चलित वाहन जो है वो प्रदूषण फैलाते हैं। तो उसने क्या देखा, उसके मन में जो सुझाव आया वो क्या हुआ, तो वही क्या कहलाता है, कल्पना कहलाता है। ठीक है, तो समझ में आया सभी को कल्पना क्या होता है, कल्पनाशीलता क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एक मोटिवेशन थॉट है, इसके साथ हम क्लास को एंड करते हैं। तो आई होप आज की क्लास कैसी लगी सभी को कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे जो मोटिवेशन थॉट है दिया गया है, जब बुरे दिन आते हैं तो ना बुद्धि भी घास चरने चली जाती है और इंसान चाह कर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। तो इसलिए कहा जाता है कि इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। तो आई होप फ्रेंड्स क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल की क्लास आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है।